देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट सब बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जीएस तो कॉमन सबके लिए है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप एज ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि बच्चे जब इसको चूज़ करते हैं तो अपने विम्स एंड फैंसीज पे चूज़ करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है पर्टिकुलर एरिया में तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। यूपीएससी की ही नहीं, अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। अगर आप बिहार में रहते हो, अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि बीपीएससी में अभी एक नया रूल आया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही ऐसे का भी पैटर्न इसमें लाया गया है। तो इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की दुविधा को कि बच्चे इसको कैसे सेलेक्ट करें और इस चीज़ को कैसे आगे लेकर बढ़े, इसके लिए हम मौजूद हैं एक आईएएस ऑफिसर के पास जो एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। चलकर उनसे जानेंगे उनकी गाइडेंस की कैसे वो सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लेना चाहिए। चलिए चलकर उनसे बातें करते हैं। नाम है सर आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। आप फिलहाल अभी किस पोस्ट पर हैं? मैं अभी सीओ मुंगेर में हूँ। मैं अभी सर्कल ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। सर, जो यूपीएससी या बीपीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा गाइड करें किस तरह से चूज़ करना चाहिए उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट सब बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जीएस तो कॉमन सबके लिए है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप एज ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि बच्चे जब इसको चूज़ करते हैं तो अपने विम्स एंड फैंसीज पे चूज़ करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है पर्टिकुलर एरिया में तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, जबकि उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स को देखा ही नहीं होता है। तो उसके लिए 5-6 पैरामीटर्स हैं जिस पे आप उन चीज़ों को सोचकर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो आर्ट्स लिया नहीं है, तो अब हम कैसे आर्ट्स में चूज़ करें। तो उनके लिए मैं एक अलग पॉइंट बताऊँगा। बाकी यदि किसी ने हिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन की है तो हिस्ट्री को प्रेफर कर सकता है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पॉलिटिकल साइंस से प्रेफर कर सकता है। बट इसके अलावा भी 4-5 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात कि वो ऑप्शनल स्टैटिक है कि डायनेमिक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बहुत करंट अफेयर बेस्ड होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसमें इंटरनेशनल अफेयर से काफ़ी बड़ा है तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये काफ़ी आपको अप टू डेट रहना है। तो आपको, जबकि उल्टा आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ये सब मरे हुए सब्जेक्ट है, डेड सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, अभी तो 2-3% होगा। पहला। दूसरा कि वो ऑप्शनल में कितना समय लग रहा है। आप देखें हिस्ट्री 6 से 7 महीने लगेंगे, पॉलिटिकल साइंस 6 से 7 महीने लगेंगे, लेकिन वहीं पे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 2.5 से 3 महीने में हो सकता है। तो फिलॉसफी, यहाँ साइकोलॉजी है वो भी 6 से 7 महीना लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप इतने लंबे समय के लिए तैयार हैं या मैं 3 महीने में कंप्लीट कर लूँ उसी को बार बार रिवाइज कर लूँ। दूसरा। तीसरा पॉइंट आता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मोर देन 1 मेंटर्स हैं क्या। खासकर आप बिहार में देखेंगे टीचर्स की बहुत कमी है। दिल्ली में बहुत सारे टीचर्स हैं बट कुछ सब्जेक्ट्स के बहुत कम टीचर, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम टीचर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत कम टीचर्स हैं। तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक ही टीचर हैं तो सब उन्हीं का लिख रहे हैं, हमें अलग से कोई अल्टरनेटिव मटेरियल नहीं है। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें टीचर्स मोर देन 1 हैं कि नहीं। ठीक है कि मान ली एक के पास मुझे सीट नहीं मिला तो मैं दूसरे के पास जाके पढ़ लूँगा, या एक से पढ़ लिया हूँ तो दूसरे के मटेरियल को लेकर मैं अपने मटेरियल को अप टू डेट कर लूँगा। चौथा पॉइंट ये है कि वो करंट अफेयर से कितना पास है या कितना दूर है, या आप कह सके तो जीएस से कितना कॉमन है। मान लीजिए जनरल स्टडी से कॉमन है, हिस्ट्री है तो आप देखेंगे पेपर 1 में आता है, तो आपका पीटी में भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शनल में भी। तो आपका तीनों लेवल पे काम आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो लंबा समय लेता है। दूसरा देखिए एंथ्रोपोलॉजी, उनका पीटी से कोई लेना देना नहीं, मेंस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम समय में हो जाता है। सोशियोलॉजी पेपर
वन में है सोशल इशूज़, मेंस में काम आ सकता है आपको। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एकदम काम आ सकता है। तो इन सब बातों पे मैं कहूँगा 4 बातों पे ध्यान रखते हुए आप अपने ऑप्शनल का चॉइस कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है कि आप पहले 2 से 3 ऑप्शनल को सेग्रीगेट कीजिए कि मुझे इसमें 2 में लेना है। उसमें रिसर्च कीजिए कि आप कम समय में करना चाहते हैं एंड आप उसके लिए मटेरियल कितना अवेलेबल है। आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जाके देख सकते हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए आप फाइनली एक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। मैं एक बहुत बात क्लियर करना चाहूँगा कि इंटरेस्ट जो बच्चा पहले पॉइंट पे रखता है, मेरा कहना है वो लास्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले ये सब पैरामीटर्स आ जाएं और फिर देखो कि अब ये 2 में से मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो हम चूज़ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सर कई बार पॉलिटिकल साइंस जैसा आपने बताया कि उसमें करंट अफेयर ज़्यादा होता है, तो बच्चे करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन बेसिकली पॉलिटिकल साइंस नहीं चूज़ करते हैं, उसके अलावा किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो कैसे चूज़ करें कि अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा करंट अफेयर या फिर ज़्यादा टफ लग रहा है उन्हें कवर करने में, तो वो दूसरा सब किसके साथ मर्ज करके ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें? मतलब कौन सा ऐसा है जो थोड़े दिनों के लिए या फिर वो थोड़ा ईजिली अडॉप्ट कर सके कम टाइम में ही? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि समय आपके पास कितना है और समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने मान लें 3 साढ़े 3 महीने में से सोशियोलॉजी को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिलॉसफी को कंप्लीट कर लिया, ऐसे सब्जेक्ट्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके पास रिवीजन के लिए समय बहुत बचता है, ठीक है। हाँ, इसका निगेटिव ये है कि इन सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा पीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन मेंस में इम्पॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप देखें एसे, एक एसे आपको सोशियोलॉजी बेस्ड एसे आएगा ही आएगा। इसमें टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे जो सत्यानंद झा हैं, वजीरा में पढ़ाते हैं। सत्यानंद झा बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैकल्टी सोशियोलॉजी में आपको मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो आपको इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सके, आप डाउट लेके जाएँ तो आपको बता भी सके। तो इन सब बातों को देखकर आप ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली इस पे लेने से पहले सोचना है, ये नहीं कि फलाना भैया ने एक ऑप्शनल लिया हुआ है तो मैं भी ले लूँ, रेदर देन कि आप रिसर्च करो एंड देन टेक अ डिसीजन। अभी जो बीपीएससी में आया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो वो ज़्यादा आसान होगा या फिर पहले जैसे था डिस्क्रिप्टिव वो ज़्यादा आसान? नहीं, देखिए आसान तो होगी क्योंकि क्वालिफाइंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और 100 में 35 से 40 नंबर लाना है, डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे मान ली हिस्ट्री आप पीटी में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ते हैं, मेंस में आप पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप इजीली इतने मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप आराम से गेस वर्क भी कर सकते हैं। तो लिटरली आसान हो गया, बट उसकी जगह एस्से का पेपर आ गया है। तो एस्से का पेपर एक चैलेंजिंग है क्योंकि बिहार में लोग लिखते नहीं थे, बहुत रट्टा का वो था। अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो बच्चे नए तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एस्से लिखना आसान नहीं है। 300 मार्क्स का एस्से है, 3 एस्से आएगा, तो एस्से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस्से की प्रिपरेशन यूपीएससी में बहुत इग्नोर्ड है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसकी प्रिपरेशन पहले से करता हूँ। मैं वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ एस्से में, 152 यूपीएससी में। तो मेरा मानना है कि मैंने भी जब पहली बार प्रिपरेशन किया था एस्से में, तो जब मैंने मेंस दिया तो बहुत कम मार्क्स मिले थे मुझे, 97 98, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझा और इस पर दम लगाया तो मेरा मार्क्स बहुत जंप कर गया, 152, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था। तो मेरा कहना है कि बच्चे पहले से इसकी प्रिपरेशन करें, रेदर देन सोचे कि नहीं मैं एक ऐसे लिख दूंगा। ऐसे तो आपने 8th में भी लिखा होगा, 10th में भी लिखा होगा, लेकिन वो ऐसे और इस ऐसे में डिफरेंस है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे, तो इसीलिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना ऐसे की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सर से सुना कि अगर बच्चे टाइम मैनेजमेंट सही से करते हैं, अगर उनके पास थोड़ा टाइम है, मतलब 6 महीने 3 महीने इस तरह का टाइम है, तो फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपने हिसाब से कैटेगराइज करें कि उनके पास ज़्यादा टाइम है तो उस चीज़ को वो प्री मेंस साथ ही जो अपना एसे का पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें ताकि उनके एग्ज़ाम में भी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हेल्पफुल हो।
आपको हमारी ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रेप टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रेपॉड नाम का एक प्ले स्टोर पर ऐप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट की गाइडेंस है, उनके नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आप विदिन 30 मिनट्स अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑडियो के फॉर्म में एक्सपर्ट्स की राय को सुन सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। शुक्रिया।